मुझे ये बताएं कि संस्कृत से गुजराती बनने के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस बीच में आई? गुजरात का विकास मॉडल क्या है और अन्य राज्यों को इससे क्या सीखना चाहिए? अभी विश्व बैंक में क्या कोई भारतीय मूल के व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर हैं? अगर पाकिस्तान के पास पूरी सर्किट चली जाती तो उससे नुकसान क्या होता हमारा? क्या सीखा आपने ट्रैकिंग से? कौन कौन से स्किल्स आपको लगता है कि आपने अपने अंदर डेवलप किए? यस 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 प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। बैठिए बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग मैम। So you are Mr. Deep Rajesh Kumar Patel, right? जी सर। You are from which state? I'm from गुजरात। Gujarat. And your medium for the interview is Hindi or Hindi. English? हिंदी सर। Hindi. And the medium for mains was Gujarati or Hindi? गुजराती। Gujarati. Okay. तो दीप, इससे पहले कि हम आपसे कुछ पूछें, पहले आप खुद अपना परिचय दीजिए 5-6 पंक्तियों में। सर मेरा नाम दीप पटेल है। ठीक है। मेरी जो परवरिश है और शिक्षा है वो अहमदाबाद से हुई है। ठीक है। मैंने अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महसाणा डिस्ट्रिक्ट से की हुई है। महसाणा से? जी सर। ठीक है। उसके बाद सर मैंने 6 महीने के लिए डेप्यूटी चिटनीस के तौर पे पंचायत में काम किया हुआ है। मैंने 4 साल के लिए सर एज ए गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर के तौर पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम किया हुआ है। ठीक है। और पिछले 2 सालों से मैं डेप्यूटी एसपी के तौर पे तालीम ले रहा हूँ सर। आप डीएसपी के तौर पे कहाँ पोस्टेड हैं अभी? मैं अभी तालीम ले रहा हूँ सर नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। नवसारी में ट्रेनिंग होती है आपकी? फील्ड ट्रेनिंग में डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। फील्ड ट्रेनिंग में आप हैं नवसारी में। ठीक है। नवसारी के आसपास कौन कौन से ज़िले हैं? उसके आसपास सर सूरत, वलसाड़, तापी और डांग। और आपके पोजीशन से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कितना दूर है आपके पास से? 150 किलोमीटर। 150 के आसपास। ठीक है। तो दीप, आप गुजराती साहित्य के विद्यार्थी हैं। जी सर। मुझे ये बताएं कि संस्कृत से गुजराती बनने के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस बीच में आई? कौन सी अपभ्रंश से गुजराती का विकास हुआ? संस्कृत से प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत से सर फिर राजस्थान और गुजरात के इलाकों में सौर सैनी करके अपभ्रंश का विकास हुआ। उसके बाद उसमें से 2 भाषाएं अलग हुई, उसमें राजस्थानी और गुजराती। तो उसमें गुर्जर लोग बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, तो उसको गुजराती बोला गया। गुजरी जिसको बोला पहले, फिर उससे गुजराती बन गया। गुजराती बन। हाँ। तो शौर सैनी अपभ्रंश से गुजराती बनी, आप कह रहे हैं कि राजस्थानी हिंदी बनी। ऐसे ही जो हिंदी भाषा है उसकी कुछ बोलियां भी उसी से बनी। जी सर। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी बोलियां हो सकती हैं? ब्रज बोली मैं रिकॉल कर एकदम बहुत अच्छा। और कोई? और सर मुझे आइडिया कोई बात नहीं। ये बताएं कि जब अपभ्रंश शुरू हुई तो उस समय अपभ्रंश के कुछ लोगों ने 28 भेद किए, कुछ ने 3 भेद किए। जिन्होंने 3 भेद किए उन्होंने एक नागर अपभ्रंश भेद किया जो गुजराती से लिंक्ड है। तो लोग मानते हैं कि संस्कृत की एक ऐसी विशेषता थी जो हिंदी में तो नहीं बची पर गुजराती में बची हुई है। ऐसी कौन सी विशेषता हो सकती है जो संस्कृत में भी थी, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में नहीं है? कोई अनुमान करना चाहें? अनुमान में सर मैं जैसे थर्ड जेंडर का जो उल्लेख था एग्जैक्टली, बहुत हिंदी में नहीं था। वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, गुजराती में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। इंग्लिश में कौन सा चौथा होता है? मुझे आइडिया नहीं है सर। कोई बात। गुजराती साहित्य में एक बहुत अच्छे कवि हुए भक्ति काल में। कहते हैं कि वहाँ के निर्गुण और सगुण परंपराएं मिलके एक हो जाती है। उनका नाम था अखा। जी सर। अखा को पढ़ा है आपने? जी सर। तो अखा की 1-2 कविताएं सुनाइए और बताइए कि अखा में और जो मराठी भक्ति आंदोलन है एकनाथ वाला, उसमें क्या अंतर है? पंक्तियां सर अभी मुझे याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं। लेकिन अखा का जो तत्व ज्ञान था वो पर्टिकुलर वेदा के बेस पे था। ठीक है। और जहाँ पे वो अद्वैतवाद जिसको बोलते हैं, तो पूरा शंकराचार्य का अद्वैतवाद का उनके ऊपर प्रभाव था। तो पूरे निर्गुण थे। तो फिर नरसिंह मेहता और अखा में क्या अंतर है उनकी भक्ति में? नरसिंह मेहता सर वो सगुण परंपरा के कवि रहे हैं
जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण पे ज़्यादा लिखा है, और उनके उत्तर काल में वो निर्गुण के ओर बढ़े थे, तो उनमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। बहुत बढ़िया। गुजराती साहित्य में आधुनिक काल में महात्मा गांधी को आप पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा आपने पढ़ी होगी, वो आपके पाठ्यक्रम में भी होगी शायद। महात्मा गांधी पर जो प्रभाव है, किन किन रचनाओं का प्रभाव है दर्शन के स्तर पर या तत्व मीमांसा के स्तर पर? उनके ऊपर जैन फिलोसॉफी का ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि श्रीमद राजचंद्र थे, वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे जो जैन परंपरा से जुड़े हुए थे। और सर हम भागवत का थोड़ा बहुत प्रभाव उन पे था। गुजरात से महात्मा गांधी भी हैं, वल्लभ भाई पटेल भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं। आप गुजरात को अगर पहचान देना चाहें किसी एक नेता के नाम के माध्यम से, किसे चुनना चाहेंगे? सारे ने सर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और अपने आप में सब यूनिक है, लेकिन अगर मुझे कोई चुनना होगा तो मैं महात्मा गांधी को चुनूँ। मोरारजी देसाई भी आप ही की तरह गुजरात में एक सिविल सर्वेंट थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। वो कहाँ पोस्टेड थे जब उन पर एक आरोप लगा था और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? सॉरी सर, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। गोधरा में पोस्टेड थे सर। नवसारी में आप पोस्टेड हैं। ये बताया कि भारतीय उद्योग में नवसारी का क्या योगदान है? भारतीय उद्योग में सर नवसारी में एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है, तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में नवसारी का योगदान ज़्यादा है। बाकी क्षेत्रों में देखें तो नवसारी का उद्योग में इतना योगदान नहीं है। क्या कोई प्रमुख उद्योगपति वहाँ से? जी सर, जैसे रतन जी टाटा, तो टाटा फैमिली वहाँ से आती है सर। ठीक है आपने। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में नगोर्नो कराबाख आजकल चर्चा में रहा है कुछ दिनों से। जी सर। क्या विवाद है वहाँ? क्या गेस कर तो सकता हूँ मैं सर, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है, कि वो अजरबैजान आर्मीनिया से जुड़ा हुआ एरिया मुझे अभी याद आ रहा है। ये आपने ठीक पहचाना, लेकिन उसके बारे में मुझे और जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये बताएं कि अभी विश्व बैंक में क्या कोई भारतीय मूल के व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर हैं? जी सर, उनका फर्स्ट नेम अजय करके है, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। बगा साहब। अच्छा, और IMF पे भी कोई है क्या? मुझे इसके बारे में नहीं। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के व्यक्ति विश्व बैंक और IMF दोनों जगह उच्च पदों पर नियुक्त हैं? पहले सर IMF में जैसे विजया लक्ष्मी पंडित करके थे, वो वहाँ गए थे पहले, लेकिन दोनों जगह थे कि हिंदू थे कि अरे हिंदू सॉरी मतलब इंडियन थे कि नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि अभी म्यांमार के संदर्भ में गृह मंत्रालय ने कुछ फैसले लिए हैं जिस पर कुछ विवाद भी हो रहा है। क्या है फैसला? जैसे म्यांमार बॉर्डर पे पूरा फेंसिंग करने का फैसला गृह विभाग ने लिया है, क्योंकि अभी वहाँ पे फ्री मूवमेंट है 16 किलोमीटर तक, तो उसमें ये हो रहा है सर कि आर्म ट्रेड और ड्रग्स ट्रेड के मामले भी सामने आ रहे हैं, और जो मणिपुर का किस्सा हुआ उसमें भी इनफिल्ट्रेशन का मुद्दा भी एक था, तो इस वजह से उसको टैकल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्या फैसला है? कि फेंसिंग कर दी जाए ताकि मूवमेंट को नियंत्रित किया जा सके। उस इलाके के मुख्यमंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है इस निर्णय पर? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, यह भी है कि म्यांमार के अंदर एथनिक जो माइनॉरिटी समुदाय है वह वहाँ के सैन्य शासन के खिलाफ ये संघर्षरत है। तो एथनिक माइनॉरिटी का मतलब कौन सा समुदाय है वहाँ का? म्यांमार में सर। म्यांमार में अगर मे बी नागा पीपल। अच्छा, आपने उसमें नहीं पढ़ा, ठीक है। BSF के कार्यक्षेत्र को लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ निर्णय लिए हैं जिसका प्रभाव गुजरात पर भी पड़ा है। वो निर्णय तो ऐसे 2 साल पहले लिए गए थे, लेकिन फिर वो चर्चा में आ गया। क्या फैसला किया गया था इस मामले में? जैसे सर अभी मुझे जितना पता है कि मतलब पंजाब बॉर्डर में 50 किलोमीटर तक का एरिया BSF के अंडर में आ गया, ये फैसला लिया जो गया। पहले कितना था? पहले 15 किलोमीटर। 15 से 50 कर दिया गया, ठीक है। गुजरात में ये सीमा रेखा पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है? उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है सर। पहले 80 किलोमीटर थी, अब 50 कर दी गई है। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो
आपको क्या लगता है कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 80 किलोमीटर रखा जाना क्यों तय किया पहले हुआ था और अब क्यों उसको घटा के 50 किलोमीटर किया गया होगा? तो एक तो बीएसएफ का क्या कार्यक्षेत्र इतना होना चाहिए क्योंकि जो उसकी सिक्योरिटी है उसमें वहाँ के नज़दीक के गांव और जो विलेज वो बहुत ही मायने रखते हैं वहाँ की कम्युनिटी, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा रहता है सिक्योरिटी पर्पज से। तो वहाँ तक बीएसएफ का होना चाहिए, लेकिन 80 से 50 क्यों किया वो मुझे टेक्निकल आइडिया नहीं है सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है दीप, अगर आपको देश का की सुरक्षा का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया जाए, मान लीजिए सीडीएस बना दिया जाए, तो आप क्या कदम उठाएंगे कि चीनी जो सैन्य हस्तक्षेप कभी कभी होता है उससे भारत को पूर्णतः सुरक्षा प्राप्त हो जाए? पूर्णतः सुरक्षा के लिए पहले प्रिवेंटिव स्टेप्स जो उठाने जानी चाहिए सर, कि जितने भी इलाके हैं वहाँ पे रोड पर्टिकुलर पहुँचे। जैसे अभी उत्तराखंड और हिमाचल में काम चल ही रहा है, लेकिन एंड तक रोड नहीं है। जैसे गुजरात में भी एक प्रोजेक्ट लाया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जियोग्राफिकल कंडीशंस है, तो उसके वजह से अभी तक वहाँ पे रोड नहीं बने हैं, तो सप्लाईज नहीं हो पाती। तो पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करूँगा कि वहाँ पे जो लोग हैं हमारे सैन्य है उसको पूर्ति सुविधाएं दी जाए। उसके अलावा सर जो बेस है एयरफोर्स का और नेवी का, तो उसमें पहले तो एयरफोर्स के जो बेस है उसमें पाकिस्तान और चीन के नज़दीक बेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए, ताकि जो हमारे पास तेजस है और कुछ है जो ज़रूरत पड़ने पर रिस्पॉन्ड कर पाए। ठीक है दीप, धन्यवाद। थैंक यू सर। दीप, आपने ड्रैगन फ्रूट खाया है कभी? नहीं मैम। देखा है? हाँ मैम। गुजरात सरकार ने इसका नाम बदला था कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 1-1.5 साल पहले, और बहुत दिलचस्प घटना थी, बहुत चर्चा में भी रही थी। क्या बदल के नाम किया गया था इस फल का? मुझे ज्ञान आपको आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपने तो गुजराती भाषा पढ़ी है, आपका सब्जेक्ट है। गुजराती भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही कुछ संस्थाओं के नाम बता सकते हैं? जी, जैसे गुजराती साहित्य अकादमी, उसके अलावा नर्मद साहित्य अकादमी भी चल रही है। नर्मद और एक और है मैम, मैं नाम याद नहीं। कोई बात नहीं। ये बताइए, अगर गुजराती लिटरेचर की बात करें तो गुजराती साहित्य में क्या कोई ऐसे साहित्यकार हैं जो आलोचना लिख रहे हों, आलोचक हों? जी, कुछ के नाम बता दीजिए। जैसे राम नारायण पाठक जी है। सबसे पहले आलोचना का किसने शुरुआत की थी गुजराती साहित्य में? गुजराती साहित्य में अगर साहित्यिक तरीके से देखा जाए तो नवल राम ने शुरुआत की थी। नवल राम पंड्या। ठीक है। ये बताइए कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो जिस राज्य का मॉडल सबसे पहले उभर कर सामने आता है वो है गुजरात। आप हमें थोड़ा समझाएंगे कि ये गुजरात का विकास मॉडल क्या है और अन्य राज्यों को इससे क्या सीखना चाहिए? कुछ आंकड़ों के साथ बताइएगा। जैसे गुजरात के विकास में पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे पर्टिकुलरली पावर सेक्टर्स, रोड सेक्टर्स, क्योंकि पावर सेक्टर में हम सरप्लस है और मतलब गुजरात सरप्लस है और स्टेट की सारी ही डिस्कॉम्स प्रॉफिट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो पाई है। दूसरा एक लैंड पूलिंग और लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट गुजरात लाई है, जहाँ पे हम रेडीमेड लैंड कॉरपोरेट को या इंडस्ट्री को दे सकें ताकि वो काम शुरू कर पाए। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखें तो कोऑपरेटिव सेक्टर, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ गुजरात का मतलब 10% से ऊपर रहा है पिछले डिकेड में। तो कोऑपरेटिव सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट गुजरात का है। ठीक है। ये बताइए कि गुजरात में एक जगह है वडनगर जो अभी न्यूज़ में भी है, किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बर्थ प्लेस है। हाँ, लेकिन वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ ASI ने खुदाई की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। आपको जानकारी है उसकी? नहीं। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, वहाँ मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं जी। आप मुझे ये बताइए कि जो लोकसभा है हमारी, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन चुनाव कैसे किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा खुद अपने मेंबर्स थ्रू करती है मेजोरिटी से, और फिर जो स्पीकर चुन के आता है वो डेट डिसाइड करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव किस पे होगा, वो भी मेजोरिटी से ही तय होता है। ठीक है। तो वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है?
मुझे ज्ञात नहीं है। आपको याद नहीं है? अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपका नाम है दीप और आप अभी काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमें ये बताइए कि आपका जो टेन्योर छोटा सा रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए सामान्यतः जो इमेज बनती है वो भय की बनती है, उसमें कोई ऐसा कार्य जिसको करके आपको बहुत सुकून मिला हो, बहुत संतोष का अनुभव हुआ हो और आपने ये साबित किया हो कि आप वो दीप हैं जो हमेशा प्रकाश फैलाते रहेंगे, और वो अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जैसे एक जो मुझे याद आ रहा है, एक रात को जैसे मैं एक स्टेशन पे अटैच में था, तो वहाँ पे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर्स नहीं थे, लेकिन अटैच में मुझे सीखने के लिए वहाँ पे भेजा गया था। तो एक लड़की की माँ आई, तो उस मतलब लड़की गुम हो गई थी। तो वहाँ पे थाना अधिकारी और सबका रिएक्शन ऐसा था कि किसी के साथ भाग गई होगी। और जनरली वहाँ पे पोक्सो के केस भी ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी वहाँ की पुलिस की ऐसी होगी। लेकिन आई हैव सीन, मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो उसने जिस तरीके से अपनी लड़की को प्रेजेंट किया, मुझे लगा कि ये केस तो नहीं है। शायद वो, क्योंकि 10th में उसके 96% थे, मैंने देखा है कि वो डिप्रेस में रहती थी ये सब, तो मुझे लगा कोई और मामला है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के नेत्रम है वो कैमरा से उसका सहारा लिया, जो कि वहाँ पे डीवाईएसपी है उसको ही देते हैं वो एक्सेस। तो मैंने उसका यूज़ करके नेत्रम का सहारा लेके उनको ढूंढा कि किस बस में बैठे थे वो बस स्टैंड पे। तो पूरी रात हम जागे और सुबह लड़की पुणे से हमने मतलब पुणे से हमें मिली और हमने हैंड ओवर की। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू मैम। आपने अभी एक बहुत अच्छा आपने किस्सा बताया कि आपको एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। इसी पर आधारित मेरा प्रश्न है, हम सामान्यतः देखते हैं कि पुलिस संवेदनशील नहीं होती है, खासकर महिलाओं के प्रति। तो आप कोई ऐसे रिफॉर्म्स प्रैक्टिकल हों जो करने में सजेस्ट कर सकते हैं, जो हम पुलिस प्रशासन में शामिल कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें? रिफॉर्म्स में जैसे महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, जो कि अभी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन सारी पुलिस ही सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ना कि महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस लाके। तो उसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हमारे यहाँ मतलब जनरली पुलिस में नहीं देखी जाती कि सॉफ्ट स्किल की कोई ट्रेनिंग हो रही है। तो ट्रेनिंग में एक एज अ सॉफ्ट स्किल पार्ट ऐड करना चाहिए। दूसरा, वुमन हेल्प डेस्क जो है वो कई पुलिस स्टेशनों में होता नहीं है, तो वुमन हेल्प डेस्क करके पर्टिकुलरली वो शुरू करना चाहिए कि जो सिर्फ वुमन के जो इश्यूज़ है उसको डील करे। तो उसमें एक तेज़ी भी आएगी और रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। तो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अभी जो किस्सा आपने सुनाया है, इसमें उन सभी पुलिस वालों की ट्रेनिंग की गई होगी? यस। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होगा? क्योंकि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती? नहीं होती। एटीट्यूड ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ तो आप अब जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, आपको भी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं की जा रही है? आपने ये खुद से अपनी समझ-बूझ से आपने कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रकाश सिंह गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा? जी मैम। क्या है, बताइए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशंस विंग्स अलग होनी चाहिए पुलिस में। दूसरा, जो स्टेट के डीजीपी है उसको 2 इयर्स मिनिमम टेन्योर मिलना चाहिए, और जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है एसपी से और डीवाईएसपी से, तो उनको भी एक निश्चित टेन्योर मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र और के लिए या अपॉइंटमेंट्स के लिए एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना चाहिए, ताकि निष्पक्षता से उनकी ट्रांसफ़र हो सके, ना कि पॉलिटिकली। और एक है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए कि पुलिस के खिलाफ अगर किसी को कंप्लेंट है तो कहाँ जाए, तो उसके लिए स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी कमिटीज बनानी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने अपनी हॉबीज़ में ट्रैकिंग लिखा है, कैसे शुरुआत हुई इस हॉबी की आपको, और ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको लगता है आपको ट्रैकिंग से आपको बहुत मदद मिलती हो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में? शुरुआत नॉर्मली घूमने जाते थे, वहीं से शुरुआत हुई कि हम नॉर्मली बाय रोड घूमने जाते हैं तो हम दूर से माउंटेन्स को देखते हैं, लेकिन उस पे एक्चुअल में जाके क्या फील होता है, तो वो मुझे एक एडवेंचर लगा, तो मैंने फिर शुरू किया ट्रैकिंग, माउंटेन। क्या सीखा आपने ट्रैकिंग से? कौन कौन से स्किल्स आपको लगता है कि आपने अपने अंदर डेवलप किए? तो मैम फिजिकल कैपेसिटीज उसे बढ़ाई। दूसरी है कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कैसे कैसे ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है और कैसे जिया जाता है मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, वो सीखने को मिला ट्रैकिंग से। उसके अलावा मेंटल कैपेसिटी की, हार्श एनवायरनमेंट हो या कोई भी सिचुएशन हो तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, तो ये मुझे सीखने को मिला। कोई ट्रैक जो आपकी बकेट लिस्ट में हो, आपको भविष्य में जाना हो? यस, चादर ट्रैक। चादर ट्रैक क्यों फेमस है वो?
क्योंकि वो फ्रोजन रिवर पे है ट्रैक पूरा। अच्छा, किस मंथ में आप जा सकते हैं वहाँ पर? एक्चुअली वो मुझे अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, चलिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपने नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में सुना होगा अभी? नाइट स्काई सेंचुरी नहीं सुना है? नहीं, सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। दीप, आप गुजरात से हैं। जी। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था 1965 का, उसमें एक विशेष मुद्दा था सरकीक। जी। बताएंगे क्या इशू था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? सरक्रिक जो एक क्रीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही क्या होती लोकेटेड है है, क्रीक? गुजरात में। क्रीक यानी समुद्र का कोई ऐसा हिस्सा, पतला हिस्सा जो लैंड के अंदर घुसा हुआ हो। ठीक है। तो वो एक पतली सी क्रीक होती है, वहाँ पे पूरी क्रीक कीचड़ से मोस्टली भरी हुई होती है, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें मुद्दा ये है कि हम ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सरक्रिक में बीच की लाइन है, सरक्रिक के बीच से इंटरनेशनल बॉर्डर जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये मानता है कि पूरी की पूरी सरक्रिक उसकी है। तो ये एक कंटेशियस मुद्दा है। अगर पाकिस्तान के पास पूरी सरकीक चली जाती तो उससे नुकसान क्या होता हमारा? नुकसान सर, जब वो कीचड़ का ढेर है तो चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा युद्ध, क्योंकि और वो भी 1965 के समय पे, जिस समय पर अकाल पड़ रहा था भारत में। क्योंकि एक सॉवरेनिटी का भी मामला है, इंटरनेशनल लॉ अबाइडिंग का भी मामला है, और इसका एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि वहाँ से गैस या ऑयल मिलने के चांसेस भी है। गुड। अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई है। जी सर। स्टेट लेवल पर गुजरात ने ही इस तरह की समिट्स की शुरुआत की थी। जी सर। आप बताएंगे इसकी थीम क्या थी इस बार की? एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट सर यूएई के हेड थे सर। यूएई के हेड थे। हेड। वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, क्या नाम है उनका? उनका मोहम्मद बिन अल जायद नाहियान, ऐसा ठीक कुछ है, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुजरात में अभी गिफ्ट सिटी बन रही है। जी सर। आप बताएंगे उसका उद्देश्य क्या है गिफ्ट सिटी का? सर, गिफ्ट सिटी का उद्देश्य ये है कि भारत के स्तर पे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाया जा सके। ठीक है। क्योंकि हाल के दौर में ऐसा कोई फाइनेंशियल सेंटर इंडिया में नहीं है जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली डील करता हो। ठीक। तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि हम एक मुंबई का विकल्प देख रहे हैं वित्तीय राजधानी के रूप में? अभी तो सर ये लग रहा है कि अभी पूरा फोकस इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है, ना कि पूरे इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पे। ठीक है दीप, मुझे एक बात बताइए। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन आ रही है गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में। हम सबको पता है कि उसके फायदे क्या क्या होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसके 3 नुकसान क्या हो सकते हैं? मुझे सर नुकसान इसमें नहीं नजर आ रहा। आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट वाइबल है, प्रॉफिटेबल होगा? सिर्फ प्रॉफिट के दृष्टिकोण से इसको देखें तो मतलब प्रॉफिट के दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना चाहिए, चाहे प्रॉफिटेबल ना भी हो। ठीक है। लेकिन उससे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और आने वाले समय में जब ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इसकी जो ज़रूरत है वो हमें ज़्यादा पड़ेगी और भी क्षेत्रों में पड़ेगी। आपको लगता नहीं कि अभी जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स और भी सिटीज़ में, जैसे जयपुर में या किसी और अन्य शहरों में बनाए जा रहे हैं, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए? आपको नहीं लगता टैक्स पेयर्स मनी वेस्ट हो रही है इससे, या प्रॉपर प्लानिंग का अभाव है? जैसे अहमदाबाद में भी सर मेट्रो अभी शुरू हुई है। ठीक है। जयपुर में जैसे शुरू हुई, लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे कंजेशन बढ़ रहा है, सिटीज़ डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, तो उस हिसाब से देखते हुए हम आज का नहीं लेकिन 10 साल बाद का सोच रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम 10 साल बाद सोचेंगे तो ट्रैफिक कहाँ पे होगा, मेट्रो किस हद तक उसे टैकल कर सकता है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका ज़रूरत अभी से है। दीप, एक बात बताइए, आप दिल्ली पहली बार आए हैं? जी, मतलब एक बार आया हूँ। अभी पहली बार आए हैं, ठीक है। आप बताएंगे दिल्ली में खाने और गुजरात में खाने के अलावा आपको कोई 3 और अंतर देखने को मिले दिल्ली और गुजरात में, लोगों के व्यवहार में, कल्चर में, जो आपने ऑब्जर्व किए हों? मुझे लगता है दिल्ली इज़ मोर कॉस्मोपॉलिटन देन अहमदाबाद। अहमदाबाद में सर कल्चर का एमालगेशन है वो बहुत ही सीमित है। जी। लोगों के व्यवहार में
व्यवहार में सर जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है तो एक ये भी होता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटीज कम है, अपने स्टेट के ही लोग ही ज़्यादा है, तो एक जो हेल्पिंग नेचर है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ कम पे देखने कम को मिलता है। देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कल्चर मिला हुआ है, तो ट्रस्ट इश्यूज भी काफ़ी सारे रहते हैं। ठीक है दीप, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। दीप, कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि गुजरात में डांडिया में आई कार्ड चेक होता है कि कहीं कोई अन्य धर्म का व्यक्ति तो डांडिया करने नहीं आ गया है। आपने भी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, आप तो पुलिस में हैं। तो डांडिया नृत्य में ये ध्यान रखना कि सब लोग एक ही मजहब के हों, बाकी मजहब का व्यक्ति ना घुस पाए, ये सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और संवैधानिक रूप से उचित है या अनुचित है? जैसे डांडिया है, मोस्टली जो प्लेसेस होते हैं वो प्राइवेट प्लेसेस में किए जाते हैं, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना एक्चुअली संविधान को हम देखें तो उचित नहीं है, बेस्ड ऑन आर्टिकल 15 कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे उसका रिलीजियस वैल्यू भी है, और रिलीजियस संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड है? सर मुझे याद नहीं। आर्टिकल 15 में तो साफ साफ लिखा हुआ है, इफ दैट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी यू कैन लिमिट द एंट्री ऑफ फ्यू पीपल टू इट, यू कैन रिड्यूस इट टू फ्यू पीपल। यस, मुझे फिर से देखना पड़ेगा सर। और रिलीजियस फ्रीडम के तहत क्या कोई ऐसा राइट हमें मिलता है आर्टिकल 25, 26, 27 या 28 से? ये राइट मिलता है सर, जैसे कि 26 में कि अपना जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो हम खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसमें बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपकी बात का सार निकालूं, आप ये कह रहे हैं कि डांडिया अगर प्राइवेट प्लेस पे हो रहा है और यदि उसके आयोजक ये तय करें कि इसमें एक धर्म विशेष के लोग ही आएंगे, तो लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली आप चैलेंज उसको नहीं कर सकते? सर एक्चुअली मुझे अभी आर्टिकल 15 है वो पूरा चलिए, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इस मुद्दे से आप परेशान हो रहे, छोड़ देते हैं इसको। दूसरा मुद्दा, गुजरात में शुरू से ही शराबबंदी है। कई राज्यों में शराबबंदी आई, फेल हुई, फिर आई, फिर फेल हुई। बिहार में है, वहाँ भी ऑलमोस्ट फेल ही है। गुजरात को जो भी जानता है वो सब जानते हैं गुजरात में शराब हर जगह मिलती है, आराम से मिलती है, चाहे राज्य शराबबंदी की घोषणा कितनी भी कर ले। तो जब गुजरात में सबको शराब मिल ही जाती है, जिनको पीनी होती है उनको, तो शराबबंदी करके टैक्स के इतना नुकसान भी कर रहे हैं। क्या सही समझ नहीं आएगा कि हम सच को स्वीकार कर लें और शराबबंदी को हटा दें? जैसे हर जगह मिलती है, उसमें मतलब कहीं मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा जी। क्योंकि सब जगह नहीं, हाँ कई सारे केसेस है कि जहाँ पे पकड़े गए हैं और मिलती है, लेकिन उसका बहुत लिमिटेशंस में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास दीव, दमन, महाराष्ट्र, राजस्थान जो है, जहाँ पे हर व्यक्ति का चेकिंग करना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस हम कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम गुजरात जो है वो क्राइम रेट में इसीलिए थोड़ा आगे है क्योंकि प्रोहिबिशन के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है सर कि क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कल्चर है यहाँ का जो डेवलप हुआ है वो ऑर्गेनिकली ही शराब के खिलाफ डेवलप हुआ है, क्योंकि जैन और स्वामीनारायण जो परंपरा है वो गुजरात में काफ़ी सारी फैली हुई, तो कल्चरली इसको सोशल टैबू माना ही जाता है। और दूसरा एक पहलू ये है कि उसकी वजह से भी लॉ एंड ऑर्डर और पीस की सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो इस सबको देखते हुए हमें लॉ इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा सख्त करना चाहिए, ना कि उसको। ठीक है दीप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं गमेश, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। तो दीप, कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? थोड़े बहुत क्वेश्चन में और बेटर कर सकता था। और कितने आपको मार्क्स की जरूरत है इंटरव्यू में? आईएएस, आपको आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है? आईएएस फर्स्ट चॉइस है। आईएएस ना, यानी कि मेंस में क्या उम्मीद है, कितना स्कोर होगा? अराउंड 800 के आसपास अभी। फिर तो बहुत आसान है। लेकिन पिछली बार सर एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 727-30 आए थे मार्क्स, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा गया है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि 30-40-50 मार्क का। बेसिकली आपको 965 चाहिए आईएएस बनने के लिए लगभग, यस सर। है ना? अगर 800 है तो 165। और इंटरव्यू में मेरा ख्याल है कि हम सब लोग सहमत होंगे कि आपको आज के इस पे 190
से 200 के बीच में मिल जाने चाहिए, 195 टू बी प्रिसाइज। तो अगर आपके उधर 760 भी हैं तो आप प्रॉपर IAS, 770 अगर हैं तो आप प्रॉपर IAS में आ जाएंगे इस बार, है ना। तो लेकिन ठीक है, 195 में तो 205 क्यों नहीं है ना, उस पर कोशिश करनी है। सो बेसिकली यू आर ए वेरी गुड एंड मतलब यू हैव ए वेरी गुड एक्सप्रेशन, यू हैव गुड फैक्ट्स, यू हैव गुड पर्सनैलिटी। तो दिखने में भी, बैठने में भी, ड्रेसिंग सेंस में भी आप बहुत अच्छे हैं। ड्रेसिंग आपकी एकदम परफेक्ट है, बस सॉक्स थोड़ी छोटी हैं, यस थोड़ी लंबी कर लीजिएगा। बाकी टाई में सुबह से सबको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ सबको, ऐसी टाई लें। आप ही दिखा देना सबको, बाहर जो लोग मिलेंगे ना वो समझते नहीं ये एकदम ठीक है, परफेक्ट है। इंट्रो बहुत अच्छा है। गुजराती भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर जो सवाल पूछे आपने बड़े अच्छे बताए। शौर से नहीं, अभ्रंश से ब्रजभाषा भी निकली है, खड़ी बोली भी निकली है, एक दक्षिणी हिंदी भी उससे जुड़ती है, कन्नौजी भी जुड़ती है। तो एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा ग्रामर का ना। अखा पे कुछ सवाल आ सकते हैं क्योंकि अखा वो पॉइंट है जहाँ से मराठी, हिंदी और गुजराती भक्ति आंदोलन शुरू होता है। 14th सेंचुरी में अखा हुए थे ना शायद, तो 15 के आसपास। हाँ, तो इनकी कुछ कविताएं देख लीजिए, जिक्र आ सकता है। गुजराती साहित्य को लेकर सबके दिमाग में कौन आता है? अखा आते हैं, नरसिंह मेहता आते हैं और महात्मा गांधी आते हैं जनरली। तो इन तीन पे थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। गुजरात को लेकर लीडर्स पे जब पूछा मैंने, आपका स्टैंड ठीक था कि महात्मा गांधी को चुनूंगा, हालांकि सबकी वैल्यू है। IR में भी आपका जनरली ठीक रहा। BSF को 80 से 50 किलोमीटर वाली इंफॉर्मेशन रहती तो अच्छा रहता, एक बार उन सबको देख लीजिए। पुलिस रिफॉर्म्स पे आपने बड़ा अच्छा बताया। पुलिस एक्सपीरियंस पे भी आपने जो केस बताया, पुणे से जो बच्ची आपने ढूंढी थी, उसका भी बड़ा अच्छा बताया। डांडिया वाले पे भी थोड़ा फैक्ट देख लीजिए क्योंकि वो चर्चाओं में है। आर्टिकल 15(3) मेरे ख्याल से है जी सर। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में परमिट करता तो है। मतलब ये तो योग्य हम कह सकते हैं सर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इसमें दिक्कत नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है तो। इथिकली मॉरली ठीक है नहीं, वो अपने आप में सोचने की बात है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। प्रोहिबिशन पे भी आपका स्टैंड एकदम ठीक है। जी। ये सब जानते हैं कि भाई ढूंढने वाले तो ढूंढ ही लेते हैं, सीधी सी बात है, वो तो कहीं से भी ढूंढ बहुत लेते हैं। टफ है सर उनको पकड़ना। हाँ, बहुत टफ है और पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। इतने काम है, किस किस को पकड़ेंगे। तो मैं तो गुजरात 1-2 बार इस बीच में गया, वहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे मैंने पूछा तो बोले मिल तो सब जगह जाती है जी सर। पर उसके बाद भी प्रोहिबिशन रहे तो ठीक है, क्योंकि अपराधों की दर कम है, कम है सर। क्योंकि वहाँ शराब ढूंढना मुश्किल काम है। मुश्किल काम, नॉर्मल तो व्यक्ति नहीं ढूंढ। हाँ, वो मुश्किल होने से ही थोड़ा अपराध कम रहता है, तो ठीक है, उसकी वैल्यू तो है, प्रॉफिट तो है ही। नवसारी का नाम सुनते ही टाटा का जिक्र आना चाहिए था, आपने बाद में बताया तो वो देख लेंगे। वाइब्रेंट सिटी वाले में अब थोड़ा सा कमजोर थे, ट्रैकिंग में थोड़ा सा और बेहतर जवाब हो सकते थे जी। कुल मिला के आप शानदार व्यक्ति हैं, आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, आप बहुत ही मॉडेस्ट हैं। मॉडेस्टी विद कॉन्फिडेंस बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, वरना कॉन्फिडेंट लोग अक्सर मॉडेस्ट नहीं रह पाते और मॉडेस्ट लोग अक्सर अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। तो यू हैव ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडेस्टी एंड कॉन्फिडेंस विच इज़ वेरी गुड। एफर्टफुल भी है, आपको जहाँ नहीं आता वहाँ भी आप ट्राई करते हुए देखते हैं, मतलब भागते नहीं डर के मारे, कोशिश कर रहे हैं हर जगह, विच इज़ वेरी गुड। इवन द वे यू स्पीक सॉरी इज़ वेरी गुड। तो माफ़ी तो मांगनी पड़ती है इंटरव्यू में 3-4 बार, पर आपका तरीका बड़ा अच्छा है, बहुत मैच्योर तरीका है। तो अगर आपके 205 नंबर भी आएंगे तो मुझे इतना भी सरप्राइज नहीं होगा। 195 से कम आएंगे तो सरप्राइज होगा। सो यू हैव ए रेंज ऑफ 195 to 210। ट्राई टू मेक इट 200 प्लस। जी। और 200 प्लस के बाद कोई रोक नहीं पाएगा, आपको IAS मिलेगा, शायद होम कार्डर मिल जाएगा, है ना। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? सर हिंदी, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि शानदार है। बीच में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आ देखिए, जाते हैं। आपकी टूटी फूटी हिंदी ही आपकी जान है, वही तो ब्यूटी है कि गुजरात का आदमी कोशिश कर करके हिंदी बोल रहा है और तब भी ठीक ठाक बोल रहा है, यही तो ब्यूटी है। ऐसी बोलनी है, इससे अच्छी नहीं बोलनी है आपको, जी। ऐसी हिंदी बोलनी है। बाकी सर जैसे कई बार हम मतलब सबसे आंख नहीं मिला पाते, आंसर मिलानी भी देते नहीं है, एकदम नहीं मिलानी है, भूल के भी नहीं मिलानी है, कि फिर कंसंट्रेशन सर बहुत एकदम नहीं हट मिलानी जाता है, वो क्राइम है ना। जिससे देख रहे हैं उसी से बात करनी है, उससे आंख मिलानी है। हमेशा पूरे इंटरव्यू में जिससे बात हो रही है सिर्फ उसको देखना है, कभी कोशिश नहीं करनी औरों को देखने की, वो बड़ा मुश्किल चीज़ है और फ़ायदा नहीं, उससे नुकसान ही होता है।
तो क्यों आप ऐसी कोशिश करेंगे? 1 to 1 आई कॉन्टेक्ट, जी ठीक है। एनीथिंग एल्स? कॉन्फिडेंस सर इससे मतलब ज़्यादा- शानदार है, इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि यू हैव अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोडेस्टी। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती फिर वो ओवर हो जाएगा, कम होता ही फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जाना है, कोई चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ लेना थोड़ा सा जी और आप 200+ ले आएंगे, भरोसा रखिए। ठीक है, जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।